हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे द कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015। इन डिटेल इस एक्ट को पढ़ेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, किस तरीके से एक्ट आया, किस दिन ये एप्लीकेबल हुआ, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको ये एक्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो एक्ट था ये बेसिकली क्यों बनाया गया। जैसा कि हमने देखा था कि हमने 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी देखी थी, एलपीजी की पॉलिसी देखी थी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ी और बाहर की भी जो कंपनीज थी, एमएनसीज थी, वो इंडिया में आई। तो इससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी राइज हुई, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई, जिसके चलते जो केसेस थे कोर्ट के अंदर वो भी बढ़े। और अगर आप सिविल के कोर्ट्स के अंदर जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सिविल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स होती है उनको ख़त्म होने में बहुत साल लग जाते हैं। तो उसी के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, कि ये जो बहुत टाइम लग रहा है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हमने एक सेपरेट एक्ट बनाया जिसका हमने नाम रखा कमर्शियल कोड एक्ट 2015। जिसके चलते जो हमारे कमर्शियल मैटर्स हैं जिसकी वैल्यू अच्छी है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। तो ये जो एक्ट था 2015 का एक्ट है, ये कब से फोर्स के अंदर आया था? 23/10/2015 से ये फोर्स के अंदर आया था। कितनी तारीख से ये फोर्स में आया था? 23/10/2015 से ये फोर्स के अंदर आया था। अब जिस वक्त ये आया था उस वक्त हमने ये बोला था कि इसके अंदर सभी तरीके के कमर्शियल मैटर्स नहीं आएंगे। नाउ व्हाट आर द कमर्शियल मैटर्स, अभी उसकी डेफिनेशन हम डिटेल में देखेंगे तो आप बेसिकली समझ सकते हैं जो पैसे से रिलेटेड मैटर हैं, बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स हैं, उसको हम कमर्शियल मैटर बोलते हैं। तो लेकिन हमने क्या बोला कि सभी तरीके के कमर्शियल मैटर्स नहीं आएंगे। ऐसा कि किसी ने किसी की 10,000 रुपये की पेमेंट नहीं करी किसी बिजनेस में तो वो भी आप इस कोर्ट में ले आओगे, इसके लिए नहीं है। हमने उस वक्त एक लिमिट रखी थी 1 करोड़ रुपए की, जो भी मैटर्स कमर्शियल कोर्ट के अंदर वही जाएंगे जिसके अंदर सूट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। बट ग्रेजुअली हमें समझ आया कि ऐसे बहुत कम मैटर्स होते हैं जहां पे 1 करोड़ रुपए से ऊपर की बात होती है। मतलब हालांकि होते तो बहुत सारे हैं, पर अगर आपको इसको नॉर्मल कमर्शियल मैटर्स तक भी पहुंचना है, नॉर्मल कमर्शियल बिजनेसेस तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको इसकी लिमिट कम करनी पड़ेगी। तो वहां पे फिर इसकी लिमिट कम करके क्या किया, 3 लाख रुपए कर दी। तो इनिशियली इट वाज 1 करोड़ रुपीज टू have the jurisdiction of commercial court act 2015, but gradually we reduce it to rupees 3 लाख रुपीज। अब ये हमने जो 3 लाख रुपए की, ये कौन से ईयर के अंदर की? ये हमने 2018 के अंदर की। कौन सी डेट से की? 3/5/2018 से हमने इसको ऐसा किया। तो इनिशियली कितना था? 1 करोड़ रुपए था, लेकिन ग्रेजुअली हमें रियलाइज हुआ कि हमें इसकी जो जुरिडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अगर लेके आना है केस को, तो उसको हमें कम करने की जरूरत है। तो हमने उसको कितना कर दिया, स्पेसिफिक वैल्यू सूट की कितनी कर दी? 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए से ऊपर का सूट है तो यू कैन गो टू कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। तो ये चीज हमें बेसिक समझ आएगी किस तरीके से कमर्शियल कोर्ट के अंदर क्या जुरिडिक्शन जाने के लिए पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन कितनी है। अब ये जब आया तो इससे हमें क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हुए, एंड देन वी विल सी द एक्ट की सेक्शन 1 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है। तो इससे एक तो हमें क्या हुआ, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट हुए। हमारे जो सूट हैं वो जल्दी खत्म हुए क्योंकि हमने एक सेपरेट कोड बना दिए इसके लिए। तो हमारे जो सूट्स थे वो जल्दी खत्म हुए, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हुआ उनका। द एक्ट प्रोवाइड for imposing costs unlike the regular CPC which ensure that suit is decided faster and avoids lack of due diligence। तो जल्द से जल्द केस खत्म हो, ये इंश्योर हुआ इस एक्ट के थ्रू। तीसरी चीज, समरी जजमेंट की यहाँ पे बात की गई। मीडिएशन की बात हुई कि आपका सूट होने से पहले आपको एक प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करना है। केस मैनेजमेंट हियरिंग की बात हुई। तो इससे चलते क्या हुआ कि हमारे जो ट्रायल थे वो जल्दी जल्दी हुए। तो तीसरी चीज ये हमें बेनिफिट मिला। चौथा बेनिफिट मिला, द एक्ट प्रोवाइड फॉर सिस्टमेटिक वे ऑफ लीडिंग केस, कि किस तरीके से आपके केसेस चलेंगे उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीका बताया। जो हमारे सीपीसी हैं उसी के अंदर जो ऑर्डर्स है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट पर्टिकुलरली दिए गए हैं कि वो जब कमर्शियल मैटर चलेंगे तो उसके ऊपर आप ये बातें अप्लाई करोगे, जो कि हमें इस एक्ट के अंदर ही दे रखी है। then there is less scope of unnecessary adjournments, thereby judicious use of the court time। तो यहाँ पे आप जबरदस्ती की एडजॉर्नमेंट नहीं ले सकते कि हर डेट पे आप जबरदस्ती की एडजॉर्नमेंट ले रहे हो, तो जो कोर्ट का टाइम है वो भी सही से यूज होगा। तो इस तरीके से हमें इस एक्ट को लाने के फायदे हुए, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। Since this act has trying to incorporate the new system of disposing the case, like that of case of management hearing, which has earlier followed by foreign countries, this take time to get acquainted in India। तो यहाँ पे भी टाइम लग रहा है क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, हम कहाँ से उठा के लेके आए, हमने देखा था अमेरिका में, कनाडा में ये सिस्टम फॉलो होता है मैनेजमेंट हियरिंग का, ये सारी चीज़ों का। तो अभी हम अपने इंडिया के अंदर इसको लेके आए तो टाइम लगेगा इसको इवॉल्व होने में, हमें अच्छे से इन चीज़ों को और समझने में। Dissemination of the know-how of the act is necessary to ensure effective utilization of the act, which is very rarely found। तो हमें कि कैसे इसको यूज करना है, क्या है ये एक्ट, तो इसकी नॉलेज हमें सब तक पहुंचानी जरूरी है। लैक ऑफ प्रेसिडेंस इन द एक्ट
टू रिलाई ऑन। अब आया 2015 में, तो उसके अंदर आपको प्रेसिडेंट्स कितने मिल जाएंगे, 2015 के बाद के प्रेसिडेंट्स मिलेंगे, तो हमारे पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो हमें चीज़ें डिसाइड होने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। द एक्ट इज स्टिल एट इन्फेंट स्टेज, हैज़ द टाइम कंज्यूमिंग टू ग्रो। तो अभी भी ये इन्फेंट स्टेज पे है, 7-8 साल का ही है अभी ये, तो इसको अभी बढ़ने में टाइम लगेगा, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, अवेयरनेस फैलने में इसके लिए टाइम लगेगा। तो ये इसकी अभी कुछ ना डिसएडवांटेजेस है, इसको आप डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हो कि अभी इसको एक मेन पॉइंट यही निकल के आता है कि इसको ग्रो होने में अभी टाइम लगेगा। अब अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो कमर्शियल कोड एक्ट 2015 कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो ये आपका चैप्टर 7 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और उसके अंदर टोटल 23 सेक्शंस है और शेड्यूल हमें दे रखे हैं। तो 23 सेक्शन बेसिकली आपको याद करने हैं कि इस एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है, 23 सेक्शन है कमर्शियल कोड एक्ट के अंदर। तो जैसा बाकी सारे एक्ट में होता है कि चैप्टर 1 हमेशा क्या होता है, प्रीलिमिनरी होता है, जो कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट और डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। तो पहले हम चैप्टर 1 को देखते हैं एंड देन विल सी ग्रेजुअली कि क्या क्या चीज़ें किस सेक्शन के अंदर दे रखी है और किस तरीके से हमें इस कमर्शियल कोड को एस्टेब्लिश करना होता है, वहाँ पे कैसे प्रोसीडिंग चलती है, कैसे अपील में जाना होता है, किस तरीके से प्री मीडिएशन, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्री मीडिएशन की बात हुई थी वो किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट देखें इसका, तो हमें क्या समझ आता है कि ये जो एक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, द कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015 बोलेंगे। वहीं हमें इसमें क्या दे रखा है इसके प्रीएम्बल के अंदर, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोड्स, कमर्शियल अपीलेट कोड्स, कि कमर्शियल कोड भी इसी के थ्रू एस्टेब्लिश होंगी, अपीलेट कोड जो है वो भी इसी के थ्रू एस्टेब्लिश होंगी, कमर्शियल डिवीज़न जो है वो भी हम इसी के थ्रू बनाएंगे, कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न जो है हाई कोर्ट के अंदर वो भी हम इसी के थ्रू बनाएंगे। किस चीज़ के लिए, कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर के होंगे। तो ये वैल्यू अब आपको समझ आ गई कि पहले इनिशियली 1 करोड़ थी, बट ग्रेजुअली वी रिड्यूस इट टू 3 लाख रुपीज़। तो उनको रिजॉल्व करने के लिए इसको हमने बनाया है। नाउ यू नो कि किस दिन से अप्लाई हुआ है, किस दिन अमेंडमेंट आई है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो ये पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, जैसा कि बाकी सारे एक्ट होते हैं, ये स्टेटमेंट हम हटा सकते होते हैं। तो 23 डे ऑफ अक्टूबर 2015 से ये अप्लाई होगा। अब डेफिनेशन पे आते हैं, तो कमर्शियल अपीलेट कोड्स कौन सी होती है, तो वो भी हम सेक्शन 3A में देखेंगे। कमर्शियल अपीलेट डिवीजन्स कौन से होते हैं, ये हम सेक्शन 5 के अंदर देखेंगे। कमर्शियल कोड कौन से होते हैं, जो हमें सेक्शन 3 के अंदर दे रखे हैं, उसके सब सेक्शन 1 के अंदर दे रखे हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट्स कौन से होते हैं, तो ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इस एक्ट के अंदर सिर्फ वही मैटर्स आते हैं जो कि कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं। जहाँ पे कमर्शियल डिस्प्यूट होगा एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर का, तो उसके मैटर हमारे कमर्शियल कोड के अंदर आ जाएंगे। तो देखो जनरली हमें समझ आ रहा है, जो भी पैसे से रिलेटेड हैं बेसिकली वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं, कि अभी कोई भी ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन हो रही है किसके साथ, मर्चेंट्स की, बैंकर्स की, फाइनेंसर्स की, ट्रेडर्स की, तो एक तरीके से सभी लोग कवर हो रहे हैं इसके अंदर। जहाँ पे कोई मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट, एनफोर्समेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो वो मैटर क्या है, कमर्शियल डिस्प्यूट। भाई आपने बैंक के साथ कोई डील करी, या फाइनेंसर ने किसी के साथ कोई डील करी, ट्रेडर ने किसी के साथ कोई डील करी, अब उन्होंने जो डील करी उनके बीच में एक डॉक्यूमेंट था जिसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी या एनफोर्समेंट की जरूरत थी। जैसे मान लो कि कोई बैंक के साथ किसी ने डील किया और उसने मान लो उससे लोन लिया बैंक से, ठीक है, और इनके बीच में क्या हुआ, एक लोन एग्रीमेंट हुआ। अब इस लोन एग्रीमेंट की अगर इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे, कमर्शियल कोर्ट्स में जाएंगे। तब हम कौन से कोर्ट में जाएंगे, कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे। या फिर मान लो एक तो हो गया इंटरप्रिटेशन के लिए, या फिर एनफोर्समेंट के लिए, यानी कि हमने लोन लिया था और हमने इसके अंदर लिखा था कि बैंक हमें इतने रुपए देगा और हम उसको बैंक को इतनी इंस्टॉलमेंट में वापस करेंगे। अब बैंक ने हमें वो लोन दे दिया और हम उसको वापस नहीं कर रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा, कमर्शियल कोर्ट्स के पास जाएगा और बोलेगा कि इस जो हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था इसको एनफोर्स कराओ और इससे ये जो मेरी इंस्टॉलमेंट थी वो दिलाओ। तो रिकवरी का सूट यहाँ पे फाइल कर सकता है। तो इस तरीके से आपका ये कमर्शियल डिस्प्यूट कहलाएगा। इसी तरीके से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड हो गया, एडमिरलिटी एंड मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड हो गया, जो शिप वगैरह रिलेटेड से कोई भी इस तरीके के लॉ होते हैं, मतलब है ये कमर्शियल नेचर का ही, जहाँ पे कोई बिजनेस हो रहा होगा। ऐसे ही कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एयरक्राफ्ट इंजन से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड, हेलीकॉप्टर इनकी सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो, फाइनेंसिंग कर रहे हो इनकी, यानी कि ये नहीं कि इनको बनाने के रिगार्डिंग कोई लॉ है कि भाई इसको बनाने के रिगार्डिंग कोई बात करे, वहाँ नहीं, बनाते वक्त जो पैसा लेन देन हो रहा है उसके लिए जो आप बेच खरीद रहे हो या लीज पे दे रहे हो या पैसे को फाइनेंस कर रहे हो, तो वह वाली बातें जहाँ पे आ जाएंगी उसके अंदर कमर्शियल कोड जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। गुड्स को कैरिज करने से रिलेटेड हो गया, जैसे सोगा के अंदर हम कवर करते हैं चीज़ों को,
कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टेंडर्स जितने होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आपकी जनरली वाली प्रॉपर्टी नहीं जो आप डेली अपने रहने के लिए खरीद बेच रहे हो, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूज होगी। ऐसे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हो गए, कोई मैकडोनल्ड से मान लो कोई फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ले रहा है, उसके बीच में डिस्प्यूट हो गया, डोमिनोज का ले रहा है, कोई जुबिलेंट फूड्स का ले रहा है, तो इस तरीके से कोई कोई उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया इस एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हुआ, कंसल्टेंसी एग्रीमेंट से रिलेटेड हुआ, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ, दो कंपनी जॉइंट वेंचर कर रही हैं, शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो शेयर होल्डर करते हैं आपस में एग्रीमेंट, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हुआ, सब्सक्रिप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर्टेनिंग टू सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग सर्विस एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज, ऐसी कोई सर्विसेज हुई उससे रिलेटेड, मर्केंटाइल एजेंसी हुई, मतलब एजेंसी का कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई आपका डिस्प्यूट राइज हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एग्रीमेंट, आपने कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ए से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, आईपीआर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, डोमेन, ज्योग्राफिकल, अब चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो उसके लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो ये भी कमर्शियल मैटर के अंदर आ जाएंगे आईपीआर से रिलेटेड। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड, मैं आपको ये गुड्स बेचूंगा या इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, आप ऑयल एंड गैस रिजर्व्स या नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड, री इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है, या इनमें से किसी से भी रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का हुआ है या और कोई कमर्शियल डिस्प्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कमर्शियल डिस्प्यूट्स कहलाएंगे। और अगर वो 3 लाख की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो हम कमर्शियल कोर्ट के अंदर जाके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, तो इसको याद रखिएगा कौन से सेक्शन के अंदर दे रखी है, सेक्शन 2, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज है सब में यही देते हैं, क्लॉज सी के अंदर हमें बता रखा है कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं। कमर्शियल डिवीजन क्या है, सेक्शन 4 में देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज जो सेम होता है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर देखने से बनते हैं, क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 236 के अंदर। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स की आपने डेफिनेशन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ी है, आईपीसी में भी पढ़ी है, तो यहाँ पे बताता है डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, सेम डेफिनेशन है जो कि आप किसी लेटर, फिगर या मार्क के ऊपर कर रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर है, जिसको आप कैसे यूज़ करोगे, मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए करोगे और उसको एज एविडेंस यूज़ कर सकते हो। अगर आपने एक पत्थर पे भी कोई मार्क कर दिया तो दैट इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। वही चीज़ यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है कि लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स हैं तो वो सब क्या है, अपने आप में डॉक्यूमेंट ही हैं। फोटोज़ हैं वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो ये वही डेफिनेशन है जो आप एविडेंस एक्ट में पढ़ते हो। नोटिफिकेशंस क्या होंगे जो ऑफिशियल गजेट में आएगी, शेड्यूल क्या होगा जो पीछे दिया हुआ है, स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे इसने हमने बोला कि जो सूट डिटरमाइन होंगे सेक्शन 12 के हिसाब से, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज़। सो अर्लियर इट वॉज रुपीज़ 1 करोड़ रुपीज़, तो हमने इसको 2018 में अमेंड किया 3/5/2018 को, और इस अमाउंट को 1 करोड़ से कम करके कितना कर दिया, 3 लाख रुपए कर दिया। तो ये हमारा एक तरीके से है, और बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सीपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट की सेम अप्लाई होंगी। तो बेसिकली है ये सिविल सूट ही, बट चीज़ों को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए, कमर्शियल सूट्स को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए हमने इस एक्ट को बना दिया। अब कमर्शियल कोर्ट को हम एस्टेब्लिश करेंगे सेक्शन 3 के अंदर। तो ये किसकी ड्यूटी बताइए, स्टेट गवर्नमेंट की। और स्टेट गवर्नमेंट किसकी कंसल्टेशन से करेगी हमेशा ये काम, हाई कोर्ट की। हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीपीसी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि जितने भी कोर्ट्स एस्टेब्लिश होते हैं तो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। बट स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू टेक द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ताकि जो जुडिशरी है वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको अपनी स्टेट के अंदर एज पर डिस्ट्रिक्ट कितने कमर्शियल कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने हैं, as it deemed necessary for the purpose of exercising judicial powers, jurisdiction and powers conferred on those courts under this act। कि भाई कितने की ज़रूरत है, मेरे जो स्टेट है उसके अंदर इतने कमर्शियल कोर्ट होने चाहिए। अब कोई अगर स्टेट के अंदर ज़्यादा कमर्शियल चीज़ें होती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको ज़्यादा कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट्स हैविंग ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन with the concerned high court by notification constitute commercial courts at district judge level। अब कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना, हमने देखा है सीपीसी में भी कि कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जो हाई कोर्ट होते हैं उनके पास क्या हो जाती है, ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन आ जाती है। यानी कि अगर एक पिक्यूनरी लिमिट क्रॉस होगी तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, हाई कोर्ट के अंदर ही जाना है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे इसने प्रोविजन दे दिया कि ऐसी जगह पे हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से नोटिफिकेशन निकाल के स्टेट गवर्नमेंट कमर्शियल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करेगा। जैसा हाई कोर्ट बोलेगा उस हिसाब से यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे।
और फर्दर क्या प्रोवाइड करता है, रिस्पेक्ट टू टेरिटरी ओवर विच द हाई कोर्ट हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन द स्टेट गवर्नमेंट मे by notification specify such pecuniary value which shall not be less than 3 lakh rupees and not more than the pecuniary jurisdiction exercisable by the district court as it may deem necessary। तो यहाँ पे बताएंगे कि जो कमर्शियल कोर्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टेब्लिश होंगे उनके पास कितने तक के मैटर जाएंगे। मिनिमम 3 लाख का तो होगा, बाकी ऊपर की लिमिट बताई जाएगी, भाई इससे ऊपर तो हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, इस बीच में कोई मैटर रहेगा तो वो कमर्शियल कोर्ट के पास जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। सबसेक्शन 1A बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद कंसर्न्ड हाई कोर्ट, कंसर्न्ड हाई कोर्ट को अपनी स्टेट की हाई कोर्ट की बात है ना, मैं पड़ोसी की हाई कोर्ट से क्यों बात करूंगा, बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज सच पेक्यूनियरी वैल्यू विच शैल बी नॉट लेस देन 3 लाख रुपीज और सच हायर वैल्यू फॉर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट एज इट में डीम नेसेसरी, वही बात यहाँ पे रिपीट की है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है जो स्टेट गवर्नमेंट है शेल मतलब कि कंपलसरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, आफ्टर कंसल्टेशन विद कंसर्न्ड हाई कोर्ट स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया टू विच जुरिडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट शेल एक्सटेंड एंड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्रीज और रिड्यूस सच लिमिट्स। तो ये भी बताया जा सकता है कि कितनी कौन कौन सी एरिया के ऊपर, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात हो रही है, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी जुरिडिक्शन के ऊपर टेरिटोरियली इस कमर्शियल कोर्ट की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से ही करेगी। और तीसरी बात पेक्यूनियरी बता दी, टेरिटोरियल बता दी, द स्टेट गवर्नमेंट में विद अक्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट वन और मोर पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन डीलिंग कमर्शियल डिस्प्यूट टू बी द जज और जजेस ऑफ कमर्शियल कोर्ट ईदर एट लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो सिविल कोर्ट के लेवल पे भी एस्टेब्लिश करना है या डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे एस्टेब्लिश करना है, कितने जजेस बैठेंगे या कौन जज बैठेंगे, तो ये कैसे डिसाइड होगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन किसकी कॉन्करेंस से करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कॉन्करेंस से करेगी। तो यहाँ पे वर्ड मे यूज हुआ है। तो ये हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि कमर्शियल कोर्ट्स को हम किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे। तो बेसिकली कमर्शियल कोर्ट कौन एस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे हमने साथ में क्या एस्टेब्लिश की, अपीलेट्स कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश की, जो कि ओरिजिनली हमारे एक्ट के अंदर नहीं थी। ये कैसे ऐड हुई थी, 2018 के अंदर ऐड हुई थी, 3/5/2018 को। नीचे दे रखा है इसके अंदर नोट्स के अंदर, अब देखोगे तो 6 नंबर पे दे रखा है ये रहा। Except the territories over which the High Court have original civil jurisdiction, the state government, after consultation with the concerned High Court by notification, designates such number of commercial appellate courts at district judge level as it deemed necessary for the purpose of exercising the jurisdiction and power conferred on those courts under this act। भाई जहाँ पे ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन बनती है हाई कोर्ट की, वहाँ तो मैटर सीधी सी बात है हाई कोर्ट के पास ही जाएगा, लेकिन जहाँ पे जुरिडिक्शन बन रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज की, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज के पास जाएगा। मान लो कोई बीच में गैप रह जाता है कि इसकी अपील अगर आपकी हाई कोर्ट के पास जानी है, लेकिन बीच में कोई गैप रह जाता है, तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, अपीलेट कोर्ट बना दिया कि इसकी अपील आप अपीलेट कोर्ट में इसके लिए चले जाना। देखो वही बोल रहा है कि एक्सेप्ट द टेरिटरीज ओवर विच द हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन। जहाँ पे आपको सीधा हाई कोर्ट के पास जाना है, तो वहाँ तो आप हाई कोर्ट के पास जाओगे ही जाओगे, वहाँ तो नीचे इनका कोई रोल नहीं आया। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से नोटिफिकेशन निकाल के क्या कर सकती है, डेजिग्नेट कर सकती है कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऊपर, जितने उनको नेसेसरी लगते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन एंड पावर कन्फर्ड ऑन दोज कोर्ट्स अंडर दिस एक्ट। कि भाई आपको डिस्ट्रिक्ट जज की जब अपील में जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे अपीलेट कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं कि इसकी अपील में आप कहाँ पे जाओगे। ठीक है, फिर कमर्शियल डिवीजन्स जो है वो बनाएंगे, जैसे हम सीपीसी सीआरपीसी में देखते हैं कि किस तरीके से डिवीजन्स डिसाइड किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी डिवीजन डिसाइड होने की बात हो रही है। तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं जिनकी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है, और तो उनके जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल के कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कमर्शियल डिवीजन्स हैविंग वन और मोर बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल जज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन एंड पावर्स कन्फर्ड ऑन इट अंडर दिस एक्ट। कि भाई इतनी जुरिडिक्शन के लिए, जैसे मेरी स्टेट में 4 मैं डिवीजन्स बनाता हूँ, इस डिवीजन में 4 सिविल जज बैठेंगे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ हाई कोर्ट। वो डिसाइड करेगा कि कितनी कमर्शियल डिवीजन्स होंगी, उस बेसिस पे हम यहाँ पे जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, शेल नॉमिनेट, उनको क्या करना होगा, नॉमिनेट करना होगा उन जजेस को हाई कोर्ट के हु हैव एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद कमर्शियल डिस्प्यूट टू जजेस ऑफ द कमर्शियल डिवीजन। तो कमर्शियल डिवीजन के जजेस किसको बनाया जाएगा, ऐसे हाई कोर्ट के जजेस को जिनको एक्सपीरियंस है पहले, जिन्होंने कमर्शियल मैटर्स के अंदर डील किया है।
देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल अपीलेट डिवीजन, सेम जैसे वहां पे हमने ऊपर देखा था कमर्शियल कोर्ट के लिए कमर्शियल अपीलेट कोर्ट बनाई गई, ऐसे यहाँ पे कमर्शियल अपीलेट डिवीजन बनाई गई, वही सेम बात यहाँ पे आ जाती है। फिर जुरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट, अब जुरिसडिक्शन की बात होती है कि कमर्शियल कोर्ट की जुरिसडिक्शन क्या रहेगी, सेक्शन 6 के अंदर हमें ये बात बता रखी है। तो जो कमर्शियल कोर्ट हैं उनके पास जुरिसडिक्शन होगी सभी सूट्स का ट्रायल चलाने के लिए, एप्लीकेशंस का ट्रायल चलाने के लिए जो कि कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड होंगी। नाउ यू नो व्हाट इज कमर्शियल डिस्प्यूट, उसके बारे में हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन सी के अंदर बहुत सारा पढ़ा कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैटर्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन वो एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर होने चाहिए। नाउ यू नो व्हाट इज दैट स्पेसिफाइड वैल्यू, दैट इज 3 लाख रुपीज अराइजिंग आउट ऑफ द एंटायर टेरिटरी ऑफ द स्टेट ओवर विच इट हैज बीन वेस्टेड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो उस स्टेट के अंदर अगर ये अराइज होते हैं और वो कमर्शियल नेचर के हैं, यानी कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं और वो स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर हैं, तो वहां पे कमर्शियल कोर्ट की जुरिसडिक्शन बन जाएगी जिस भी स्टेट के अंदर वो हो रहे हैं। सेक्शन 16 टू सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम जुरिसडिक्शन डिसाइड करते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं ना सेक्शन 15 से 16 से 20 तक कि कैसे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगी, कैसे अगर कोई प्रॉपर्टी मूव कर रही है तो वहाँ पे हम कैसे जुरिसडिक्शन डिसाइड करेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगी। नाउ सेक्शन 7 जुरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, जो कमर्शियल डिवीजन जो हमने ऊपर अभी कॉन्स्टिट्यूट किया था सेक्शन 4 के अंदर, 5 के अंदर, तो उनका जो जुरिसडिक्शन है वो कैसे आएगी, तो जितने भी सूट से एप्लीकेशन होंगे जो कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड होंगे, एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर होंगे, फाइल्ड इन अ हाई कोर्ट हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन शैल बी हियर्ड एंड डिस्पोज्ड बाय द कमर्शियल डिवीजन ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो वहाँ पे जैसे अब डिवीजन बनाए थे ना, हमने 4 डिवीजन बनाए, 2 डिवीजन बनाए, 1 डिवीजन बनाए, तो जो भी डिवीजन हमने बनाया था कमर्शियल डिवीजन हाई कोर्ट के अंदर, तो वो हाई कोर्ट का डिवीजन जो है उसको सुन लेगा। यानी कि आपके नॉर्मल मैटर जो है नीचे कमर्शियल कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन जो आपके हाई कोर्ट में जानते हैं उसी के लिए हमने कमर्शियल डिवीजन बना दिया था हाई कोर्ट के अंदर, जो हमने ऊपर देखा था, तो वहां पे ये मैटर चले जाएंगे। प्रोविजन देता है कि जितनी भी सूट या एप्लीकेशन है कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड टू लाई इन अ कोर्ट नॉट इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फाइल फॉर पेंडिंग इन ओरिजिनल साइड ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी हियर्ड एंड डिस्पोज ऑफ बाय द कमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट। सीधी सी बात है। बार अगेंस्ट रिवीजन एप्लीकेशन और पिटीशन अगेंस्ट द इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, तो जितने भी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होंगे जो कि बीच बीच में आते रहेंगे, उनके अगेंस्ट क्या लगा दी, एक बार लगा दी कि आप उनके लिए रिवीजन एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। तो क्या बोला, नो सिविल रिवीजन एप्लीकेशन और पिटीशन शैल बी एंटरटेन अगेंस्ट एनी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर ऑफ अ कमर्शियल कोर्ट इंक्लूडिंग एन ऑर्डर ऑन द इश्यू ऑफ जुरिसडिक्शन and any such challenge subject to the provisions of section 13 shall be raised only in appeal against the decree of the commercial court। कि आप बीच बीच में, यानी जैसे हम नॉर्मली क्या होता है सिविल कोर्ट के अंदर कि भाई बीच में कोई ऑर्डर किया कोर्ट ने इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन का, आप उसकी अपील में चले गए और जो मैटर है वो अलग से चल रहा है, फिर बाद में वो मैटर मान लो सॉल्व हो गया और उस एप्लीकेशन का कुछ डिसीजन आया, उसके कारण क्या हुआ, ये जो पूरा आगे मैटर आपका चल गया था ट्रायल कोर्ट के अंदर, इसकी वजह से मैटर को दोबारा स्टार्ट करना पड़ गया। तो इसलिए इसने क्या बोला कि आप ऐसे बीच बीच में अपील में नहीं जा सकते। आप अपील में अगर आप जाना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो जब डिक्री आ जाएगी, जब आप कमर्शियल कोर्ट ने जो भी डिक्री किया उसकी अपील में जब जाएंगे, उस वक्त आपको जो भी चीज़ें बोलनी है आप उस वक्त बोलना, आप इन बिटवीन रिवीजन या अपील के अंदर नहीं जाओगे। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने रोक लगा दी। देन सेक्शन 9 तो यहाँ पे ओमिट कर दिया था। सेक्शन 10 आता है जुरिसडिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर्स, की आर्बिट्रेशन के अंदर अगर हम जाते हैं, क्योंकि जनरली हम आर्बिट्रेशन के अंदर जाते हैं जब, तो उस रिगार्डिंग क्या जुरिसडिक्शन रहेगी। तो विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन आर्बिट्रेशन इज अ कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू एंड इफ सच आर्बिट्रेशन इज एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अगर मान लो वो क्या है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, तो ऑल एप्लीकेशंस और अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ सच आर्बिट्रेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट that have been filed in a high court shall be heard and disposed by the commercial division of such commercial division has been constituted in such high court। तो यानी कि अगर आपकी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है और उसके रिगार्डिंग आपने एप्लीकेशन या अपील जो उस आर्बिट्रेशन के कारण अराइज हुई है, कोई भी एप्लीकेशन लगानी थी आपको कोर्ट में या कोई भी अपील लगानी थी कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के हिसाब से, तो वो अगर आपको हाई कोर्ट में लगानी है, जो कि आपकी हाई कोर्ट में लगती, तो उसमें क्या होगा कि जो हाई कोर्ट का कमर्शियल डिवीजन है वहां पे आपकी ये एप्लीकेशन या अपील लगेगी। तो पहली बात हमारी ये हो गई आर्बिट्रेशन मैटर के रिगार्डिंग। अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, आपको हाई कोर्ट में कोई अपील या एप्लीकेशन लगानी है इसके रिगार्डिंग एज पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, तो जो हाई कोर्ट का कमर्शियल डिवीजन है वहां पे आपकी ये अपील या एप्लीकेशन लगेगी। दूसरी बात,
अगर आपकी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो जितनी भी एप्लीकेशन या अपील्स हैं जो कि आपकी आर्बिट्रेशन के कारण अराइज हुई है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के हिसाब से, जो कि आपको क्या करना था, दैट हैव बीन फाइल्ड, जो फाइल्ड हो चुकी हैं हाई कोर्ट के अंदर, शेल बी हियर्ड एंड डिस्पोज बाय द कमर्शियल डिवीजन, तो उनको भी अब कौन सुनेगा, कमर्शियल डिवीजन ही सुनेगा हाई कोर्ट का, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो यानी कि अब जो नई एप्लीकेशन लगेंगी वो भी इन्हीं के थ्रू सुनी जाएंगी और जो पुरानी लगी हुई है वो भी इन्हीं के थ्रू सुनी जाएंगी। प्लस यहाँ पे अगर हम एक वर्ड को मिस करके पढ़ते वक्त अदर देन यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर देन वर्ड यूज हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो मैटर लग चुके थे या लगेंगे वो इन्हीं के थ्रू सुने जाएंगे, एंड अदर देन ऑल्सो, यानी कि जो या तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के होंगे या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अलावा भी जो मैटर होंगे वो भी कमर्शियल डिवीजन ही सुनेगा। फिर थर्ड के अंदर क्या बोलता है, ये दोनों बातें होगी, एक तो होगी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की हाई कोर्ट के अंदर, दूसरी होगी अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की हाई कोर्ट के अंदर। तीसरी बात बोल रहा है कि अगर ये जो मैटर है वो अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो जितनी भी एप्लीकेशंस या अपील्स हैं अराइजिंग आउट ऑफ सच आर्बिट्रेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट दैट वुड ऑर्डिनरी लाई बिफोर एनी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब मान लो कि वो मैटर कहाँ पढ़ना था, नॉर्मल सिविल कोर्ट के अंदर पढ़ना था, ये तो बात दोनों हाई कोर्ट की हुई थी। अब आपकी कोई अपील या एप्लीकेशन कहाँ जानी थी, नॉर्मल सिविल कोर्ट में जानी थी एज पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, तो वो कहाँ पे फाइल होगी, कमर्शियल कोर्ट के अंदर फाइल होगी। मतलब जिस भी जुरिसडिक्शन के आप सिविल कोर्ट के पास जाते हैं ना, तो उसी जुरिसडिक्शन के अंदर जो भी कमर्शियल कोर्ट है उस कमर्शियल कोर्ट के पास ये अपील जो है वो एप्लीकेशन या अपील जो है वो लाई करेगी। जनरली देखोगे तो सिविल जो कोर्ट होते हैं ना, इन्हीं को साथ आप इन्हीं को ही आप कमर्शियल कोर्ट बना देते, तो अलग से कोई कमर्शियल कोर्ट बनाई नहीं गई इनके लिए, सिविल कम कमर्शियल कोर्ट इनको कर दिया हमने, तो वही कोर्ट इन मैटर्स को सुन रहे होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बार लगाई जुरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एंड कमर्शियल डिवीजन के रिगार्डिंग। तो क्या बोला कि अ कमर्शियल कोर्ट और अ कमर्शियल डिवीजन शैल नॉट एंटरटेन और डिसाइड एनी सूट एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू एनी कमर्शियल डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो यानी कि जिस सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन या कमर्शियल कोर्ट की जुरिसडिक्शन रोकी गई है वो उन मैटर्स को नहीं सुनेंगे। भाई ये वाला मैटर जो कमर्शियल कोर्ट में नहीं जाएगा तो फिर वो नहीं जाएगा, तो वो सीधी सी बात यहाँ पे बस उसके लिए बार लगा दिया, तो कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं इसकी। अभी हमने यहाँ पे सेक्शन 11 तक कवर किया। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 12 एंड 12A। 12A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले सेक्शन 12 को देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। जो हमने स्पेसिफाइड वैल्यू उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो मैटर है कितने का, ये डिसाइड करने के लिए कि वो 3 लाख से ऊपर है या नहीं है। तो किस तरीके से होगा, पहली चीज़ जो आपने रिलीफ सॉर्ट किया है एक सूट या एप्लीकेशन के अंदर, जैसे मान लो रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड है, तो जो मनी सॉर्ट टू बी रिकवर्ड इन द सूट और एप्लीकेशन इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपने 2 लाख रुपए मांगे प्लस इसके ऊपर आपने 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मांगा, ठीक है, तो यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आप मांग रहे हो प्लस उसके अंदर जो आप इंटरेस्ट मांग रहे हो, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। इफ एनी कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट और एप्लीकेशन एज अ केस में भी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग स्पेसिफाइड वैल्यू। तो स्पेसिफाइड वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज को हम इंक्लूड कर लेंगे। और ये कितना हो गया, जैसे मान लो ये अगर अमाउंट हुआ तो ये 3.5 लाख रुपए हो गया, दैट मीन्स इट इज क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 3 लाख रुपीज। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियल कोर्ट में हमारा मैटर आ जाएगा। तो यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उन दोनों को हम इंक्लूड कर लेंगे अगर मनी से रिलेटेड सूट है, रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड सूट है। दूसरी चीज, अगर आप कोई सूट अपील या एप्लीकेशन के अंदर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप रिलीफ लेने आए हो, ठीक है, या उसी से रिलेटेड मतलब उसी के अंदर कोई रिलीफ है, तो जो मार्केट वैल्यू होगी इस मूवेबल प्रॉपर्टी की डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट के ऊपर, उसको हम कंसीडर करेंगे स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए। जैसे मान लो आप किसी कार के लिए आए, तो आप जिस दिन आप सूट फाइल कर रहे हो उस दिन आप कार की वैल्यूएशन कराओगे कि मार्केट वैल्यू कितनी है। मान लो उसकी वैल्यू आती है 5 लाख रुपए मार्केट के अंदर, तो ये हम देखेंगे कि हाँ 5 लाख रुपए 3 लाख को एक्सीड हो रहा है, दैट मीन स्पेसिफाइड वैल्यू जो है इसकी 5 लाख है, तो हम कमर्शियल कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट होता है, तो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जिस दिन हम सूट फाइल कर रहे हैं उसको हम कंसीडर करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि हम कमर्शियल कोर्ट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और इसके अलावा अगर कोई इंटेंजिबल राइट्स होते हैं, जैसे IPR राइट्स होते हैं आपके, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इससे रिलेटेड कोई है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू निकालते हैं उन राइट्स की, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, मार्केट वैल्यू निकालनी है। मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई इंटेंजिबल राइट्स है, और अगर मनी रिकवरी है तो जो आप रिलीफ मांग रहे हो प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपका एड ऑन हो रहा है उसको मिला के जितना अमाउंट आ रहा है उसको हम स्पेसिफाइड वैल्यू बोलेंगे, एंड देन वी विल सी दैट कैन वी कम टू कमर्शियल कोर्ट और नॉट, ठीक है। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम इफ
any set out in the statement claims and the counterclaim if any in arbitration of a commercial dispute shall be basis of determining whether such arbitration is subject to jurisdiction of commercial division, commercial appellate division और commercial court। तो यानी कि अगर हम arbitration मैटर है, अब arbitration के अंदर अगर हमें कमर्शियल कोर्ट के अंदर आके कोई अपील एप्लीकेशन लगानी है तो उसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कमर्शियल डिवीजन में जाना है, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन में जाना है या कमर्शियल कोर्ट के अंदर जाना है। तो उसके लिए जो स्पेसिफाइड वैल्यू होगी वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो जो भी अमाउंट हमने क्लेम के अंदर मांगा है, काउंटर क्लेम में मांगा है या स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के अंदर मांगा है, जहां पे भी मांगा है उन सबको हम इंक्लूड कर देंगे एंड देन वी विल सी कि कितनी वैल्यू बन रही है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहां पे आना है, कमर्शियल डिवीजन, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन या कमर्शियल कोर्ट। ठीक है। और नो अपील और सिविल रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी एज द केस में बी शेल लाई फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कमर्शियल डिवीजन और कमर्शियल कोर्ट फाइंडिंग दैट इट हैज जुरिसडिक्शन टू हियर कमर्शियल डिस्प्यूट अंडर दिस एक्ट। कि भाई एक बार अगर कमर्शियल कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया या कमर्शियल डिवीजन ने ये डिसाइड कर दिया कि मेरे पास ये जुरिसडिक्शन है कि मैं इस डिस्प्यूट को सुन सकता हूँ, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी को यूज नहीं कर सकते, जहां पे आप रिवीजन में चले जाओगे, ये बोलोगे नहीं इसके पास ये जुरिसडिक्शन नहीं है। तो यानी कि एक तरीके से चीजों को रोक रहे हैं। अदरवाइज यही चीज तो टाइम डिले करती थी कि आप एक ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट रिवीजन में चले गए, एक ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट अपील में चले गए। तो यहां पे अपील रिवीजन के लिए मना कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू गो इन अपील और रिवीजन, ताकि जो टाइम है वो कंज्यूम ना हो ज्यादा। ठीक है, सेक्शन 12 ये बोलता है। देन सेक्शन 12A आता है प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट, यानी कि आपको कमर्शियल कोर्ट में आने से पहले क्या करना है, प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन या सेटलमेंट की कोशिश करनी है एंड यू नीड टू attach or annex the proof of that pre-institution mediation or settlement with your plaint whenever you are coming to commercial court। अगर आप वो प्रूफ लगाएंगे then only commercial court will deal with your matter or otherwise commercial court will not deal with your matters। लेकिन यहीं पे हमें एक एक्सेप्शन दे देगा ये कि अगर आपका मैटर इस तरीके का है जिसके अंदर बहुत जरूरी है कि हम अभी मीडिएशन सेटलमेंट नहीं कर सकते, तो वहां पे आप एग्जम्पशन मांग सकते हो कोर्ट से कि हमें एग्जम्पशन दी जाए कि हम 12A को यूज नहीं कर सकते, आप हमारे मैटर को डायरेक्टली सुन लो। ठीक है, तो यही क्या बोल रहा है कि अ सूट विच डज नॉट कंटेम्पलेट एनी अर्जेंट इंटरिम रिलीफ। भाई आपके सूट के अंदर कोई अर्जेंट रिलीफ नहीं है, बहुत इतना जरूरी नहीं था कि आपको 10 दिन बाद भी सुना जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे इसने बोला है कि वो सूट आपका इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा अनलेस द प्लेंटिफ एग्जॉस्ट द रेमेडी ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन, कि जब तक आप प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन नहीं कर लेते तब तक आप डायरेक्टली कमर्शियल कोर्ट में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आपका अर्जेंट मैटर है और आप एग्जम्पशन मांगते हैं कोर्ट से कि हमारा अर्जेंट मैटर है और कोर्ट अलाउ करता है, तो फिर वहां पे आपको ये जो प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन है ये करने की जरूरत नहीं है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन निकाल के अथोराइज कर सकती है अथॉरिटीज को, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंदर बनी हुई है, फॉर द पर्पस ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन, जिनके पास आप प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन कर सकते हो। और ये जो LSC एक्ट है ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। फिर क्या बोलता है, जो भी हमें बातें LSA के अंदर दे रखी है, द अथॉरिटी authorized by central government under subsection 2 shall complete the process of mediation within a period of 3 months from the date of application made by the plaintiff under subsection 1। तो 3 महीने के अंदर जिस दिन एप्लीकेशन लगी है उस अथॉरिटी को यहाँ पे इस मैटर को मेडिएशन को पूरा करना है, और ये 2 महीने प्लस और एक्सटेंड हो सकता है। Provided further that period during which the parties remained occupied with pre-institution mediation, such period shall not be computed for the purpose of limitation under limitation act। तो आपका लिमिटेशन यहाँ पे अब रुक जाएगा। जिस दिन आपने ये भी कर दिया ना, उस दिन आपका मान लिया जाएगा कि अब आपका लिमिटेशन रुक गया, आपने अपना सूट इंस्टीट्यूट कर दिया एक तरीके से, और अब आप आगे चल के अपना सूट नॉर्मली इंस्टीट्यूट कर सकते हो कि भाई आपके पास 3 ईयर की मान लो किसी चीज़ में लिमिटेशन थी, अभी आपके आपके कितने 2.5 साल कंप्लीट हुए थे, आपके पास 6 मंथ्स पड़े थे, या मान लो आपके 2.5 से ऊपर थे थोड़े से, आपके पास 3 महीने पड़े थे कि आप अभी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते थे। आप गए प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन के अंदर 3 महीने पहले, और प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन के अंदर 5 मंथ्स लग गए। अब 5 मंथ्स के बाद आप नॉर्मल कमर्शियल कोर्ट के अंदर जाओगे तो वहां पे सामने वाली पार्टी अपील लेती है कि आप जो है कि आप लिमिटेशन पीरियड के बाद आए हो, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, हमें सेक्शन 12A के अंदर उसके प्रोविजन के अंदर बता रखा है कि ये जो हमने जब 3 महीने बचे थे और जिस वक्त हम प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन में चले गए थे, वहीं हमारा ये मान लिया गया था कि हमने अपना सूट फाइल कर दिया, और अब हम ये नहीं बोले जाएंगे कि हम लेट आ रहे हैं, क्योंकि हम 3 साल से पहले ही अपना प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन शुरू कर दिया था। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है इसका 12A का, इफ द पार्टीज टू द कमर्शियल डिस्प्यूट अराइव्ड एट अ सेटलमेंट द सेम शैल बी रिड्यूस इनटू राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट एंड द मीडिएटर। कि भाई अगर आपका सेटलमेंट हो गया तो उसको राइटिंग में लिख लो, और जितनी पार्टीज थी वो प्लस जो मीडिएटर था वो उसको साइन कर देगा और आपका डिस्प्यूट खत्म हो गया। और जो भी आपका सेटलमेंट अराइव हुआ इस सेक्शन के अंदर
shall have the same status and effect as if it is an arbitral award on agreement term under subsection 4 of section 30 of arbitration and conciliation act। तो वो एक arbitral award की तरह ही मान लिया जाएगा जैसे arbitration conciliation act के section 30 subsection 4 के अंदर होता है। और arbitration act को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लोगे, आपको arbitration act मिल जाएगा, या arbitration act करके मेरा नाम लिख दोगे तो भी आपको मेरा जो डिटेल में arbitration act है वो मिल जाएगा। सो यहाँ तक सेक्शन 12A तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं चैप्टर 4 के ऊपर, अपील फ्रॉम डिक्री ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एंड कमर्शियल डिवीजन्स, कि अब आपको क्या करना है, अपील के अंदर जाना है। तो एनी पर्सन एग्री बाय जजमेंट ऑर्डर ऑफ कमर्शियल कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज मे अपील टू कमर्शियल अपीलेट कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पे 60 डेज का पीरियड दिया गया कौन से कोर्ट से अपील के लिए, कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज से लेवल से नीचे के कमर्शियल कोर्ट में गए थे जब हमने एस्टेब्लिश किया था, उसके अगर कोर्ट से आप एग्रीव्ड हो तो आप क्या करोगे, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट के अंदर जाओगे, अपील के अंदर विद इन 60 डेज, जिस भी दिन ऑर्डर आया उसके विद इन 60 डेज आप अपील के अंदर चले जाओगे। फिर दूसरा बताता है कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है कमर्शियल कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टेब्लिश थे, जो कि अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वहां पे आप क्या करोगे, कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट के अंदर अपील लगाओगे, और वो भी कितने दिन में, 60 डेज में। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से नीचे का कोई कमर्शियल कोर्ट था, यानी सिविल जज लेवल का कोई कोर्ट था, उसके ऑर्डर से अगर आप एग्रीव्ड हो तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे जो अपीलेट कोर्ट हमने बना रखा था उसके पास जाओगे। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ही आपके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आप गए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के पास ही कमर्शियल कोर्ट के अंदर, तो वहां से एग्रीव्ड होते हो तो आप जो कमर्शियल डिवीजन हाई कोर्ट का है वहां पे अपनी अपील लगाओगे। दोनों के लिए टाइम पीरियड कितना है कि जिस भी दिन ऑर्डर आया उसके विद इन 60 डेज आपको अपनी अपील को लगाना है। Appeal shall lie from such order passed by commercial division or a commercial court that are specifically enumerated under order 53 of the CPC। तो जैसे वहां पे हम अपील करते हैं नॉर्मल सिविल कोर्ट के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे भी पैटर्न हमें बता रखा है कि आपको ये पैटर्न फॉलो करना है CPC का। Notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force or letters of patents of the High Court, no appeal shall lie in any order of decree or commercial division or commercial court otherwise than in accordance with provisions of this act। तो आपको इसी एक्ट के हिसाब से अपील करनी है और बाकी कोई और चीज़ जो है अपील की नहीं चलेगी। तो सेक्शन 13 के अंदर हमें अपील बता दी। फिर ये बताया कि जो अपील है ये डायरेक्शन दे देगी आपको, अपील जो है जल्द से जल्द सुननी है और 6 महीने के अंदर कोशिश करनी है कि वो आपकी अपील सुन के खत्म हो जाए। अब जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी ट्रांसफ़र की बात हो रही है, किस तरीके से वो ट्रांसफ़र होंगे। तो जितनी भी सूट एप्लीकेशन है जो कि जैसे मान लो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में भी फाइल हुई थी, या कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है जो एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर है, जो कि हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वेयर कमर्शियल डिवीजन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी ट्रांसफर टू द कमर्शियल डिवीजन। तो जितने भी पहले के मैटर थे वो क्या हो जाएंगे, अब कमर्शियल डिवीजन को ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो पहले के पेंडिंग मैटर पड़े हुए थे हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ से रिलेटेड, वो सारे के सारे अब हाई कोर्ट के ही कमर्शियल डिवीजन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरीके से जितनी भी आर्बिट्रेशन एक्ट की एप्लीकेशन थी या सूट्स थे या कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड सूट थे जैसे 3 लाख से ऊपर के जो सिविल कोर्ट के अंदर पेंडिंग थे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो अब सब क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे कमर्शियल कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर इस डेट से पहले जब ये एक्ट आया तो उससे पहले कि कोई केस डिसाइड हो चुका था और वो सिर्फ जजमेंट के लिए पड़ा हुआ है तो वो फिर ट्रांसफर नहीं होंगे। फिर आगे बताता है इसी तरीके से कोई सूट एप्लीकेशन जो है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट की जो कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है जो स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर है वो ट्रांसफर हो जाएंगे कमर्शियल डिवीजन के अंदर या कमर्शियल कोर्ट के अंदर। और द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू दोज प्रोसीजर्स दैट वर नॉट कंप्लीटेड एट टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो जो इस भी स्टेज पे वो पेंडिंग था अब वहां से क्या हो जाएगा कि इस एक्ट के जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट के प्रोसीजर है वो अब उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे जिस भी स्टेज पे वो पेंडिंग था। अब वहां पे आप पुराने जो सीपीसी का प्रोविजन था वो नहीं चला रहे होगे, आप कमर्शियल कोर्ट का जो प्रोविजन है वो उनके ऊपर चला दोगे। तो ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई है और चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाइड किया गया है ताकि जो चीज़ें हैं वो जल्दी हो सके। The commercial division or commercial court as a case may hold case management hearing in respect of such transfer suit or application in order to prescribe new timeline or issue such further directions as may be necessary for speedy and effectuous disposal of such suit or application in accordance। तो यहाँ पे जो केस मैनेजमेंट हियरिंग्स हैं वो भी की जा सकती हैं कि किस तरीके से जो केस पेंडिंग पड़ा था या जो ट्रांसफर हुआ है अब किस तरीके से उसकी क्या नई टाइमलाइंस होंगी, क्या इश्यूज होंगे, उनको भी डिसाइड किया जा सकता है और कोशिश की जा सकती है कि जो स्पीडी एंड इफेक्शियस डिस्पोजल है इन सूट का हो इन एप्लीकेशन ये जल्द से जल्द खत्म हो विद ऑर्डर 15A ऑफ द सीपीसी। तो ये इसी चीज के लिए ऐड किया गया है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए। प्रोविजो डाल दिया कि जो रूल 1 है ऑर्डर 5 का जो हम देखते हैं सम्मन सर्व करने के लिए, तो वो shall not apply to such transferred suit or application and the court may in its discretion prescribe a new time period within which the written statement shall be filed। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो जो पीरियड वहां दे रखा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा।
इन द इवेंट दैट सच सूट और एप्लीकेशन इज नॉट ट्रांसफर्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, कि भाई जो ऊपर तरीके बता रखा था इस तरीके से आपने सूट ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, जैसे होना चाहिए था, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट विड्रॉ सच सूट और एप्लीकेशन फ्रॉम द कोर्ट बिफोर विच इट इज पेंडिंग एंड ट्रांसफर द सेम फॉर द ट्रायल डिस्पोजल टू कमर्शियल डिवीजन। भाई उन्होंने खुद नहीं किया, गवर्नमेंट ने, जुडिशरी ने, तो आप क्या करो, आप पार्टी हो, अब आपको पता ही एक्ट आ गया, तो आप उसको वहां से विड्रॉ करके कमर्शियल कोर्ट के अंदर अपने मैटर को लगा दो, तो ये आपकी फिर वहां पे ड्यूटी बन जाएगी। चैप्टर 6 आता है अमेंडमेंट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। अब कुछ हमने क्या किया, सीपीसी के प्रोविजंस के अंदर अमेंडमेंट किया, बेसिकली इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या है इसके अंदर जो प्रोविजन है सीपीसी के, शेल इन देयर एप्लीकेशन टू एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट और स्पेसिफाइड वैल्यू स्टैंड अमेंडेड इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो इसके पीछे शेड्यूल दे रखा है, उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट दे रखी है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, जैसे ऑर्डर 5 के अंदर, ऑर्डर 15 के अंदर, या ऑर्डर 7 के अंदर, 6 के अंदर, ये पर्टिकुलर चीज जो है वो अमेंडेड मानी जाएगी फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट्स। तो जब आप सीपीसी को पढ़ोगे इन मैटर्स के लिए, तो आपको वो जो नॉर्मल हमारा 1908 का सीपीसी है उसको नहीं पढ़ना, उसके अंदर ये चीजें अमेंडेड पढ़नी है आपको जब आप कमर्शियल डिस्प्यूट की बात कर रहे होगे, तो वो शेड्यूल के अंदर हमें दे रखी है। द कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल कोर्ट शैल फॉलो द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी एज अमेंडेड बाय दिस एक्ट इन द ट्रायल सूट और रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट। तो यहाँ पे बोल भी दिया कि जो कमर्शियल कोर्ट है उनको इस हिसाब से जो अमेंड किया गया है, शेड्यूल के अंदर जो अमेंडमेंट दी रखी है, उन अमेंडमेंट्स को फॉलो करना है सीपीसी को फॉलो करते हुए, ठीक है। मिसलीनियस बात पे आते हैं, कलेक्शन डिस्क्लोजर ऑफ डाटा बाय कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन, ये कोई इतनी खास बात है नहीं, वो सारा डाटा इकट्ठा कर लेंगे। हाई कोर्ट के पास पावर है, डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाएगी, कॉन्टिन्यूस एजुकेशन दी जाएंगी, और इस एक्ट का कहाँ पे ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, तो इतनी कोई खास बात है नहीं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इससे रिलेटेड, डिफिकल्टीज रिमूव कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड बस ये हमारी बात आ जाती है। तो मेन जो चीज़ें थी वो हमने वहां तक पढ़ी। फिर ये देखो, अब जो अमेंडमेंट की बात कर रहा था वैसे यहाँ पे अमेंडमेंट दे रखी है, जैसे सेक्शन 26 है सीपीसी का, और उसके अंदर हमने क्या किया, द फॉलोइंग प्रोविजियो शैल बी इंसर्टेड। जब नॉर्मल आपके कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा होगा, वहां पे जब सेक्शन 26 अप्लाई हो रहा होगा, तो वहां पे आपकी ये वाली बात नहीं आएगी। लेकिन जब आपको कोई कमर्शियल कोर्ट का मैटर चल रहा होगा और आप सीपीसी को अप्लाई कर रहे होंगे, उसके अंदर सेक्शन 26 को अप्लाई कर रहे होंगे, तो आप सेक्शन 26 को इस प्रोविजियो के साथ पढ़ेंगे। तो वहां पे हम क्या पढ़ लेंगे कि भाई जो एफिडेविट यहाँ पे लगेगा वो शेल बी इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन अंडर ऑर्डर 6 ऑफ रूल 15A। तो रूल 15A जो ऑर्डर 6 का दे रखा है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे एफिडेविट बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड की गई सीपीसी के अंदर। ऐसी सेक्शन 35 को जब आप पढ़ेंगे तो ये अमेंडेड बात को आप पढ़ेंगे जब कमर्शियल मैटर को कर रहे होंगे। तो सीपीसी की जगह, सीपीसी के सेक्शन 35 में जो ओरिजिनल सीपीसी में दे रखा है वो नहीं पढ़ेंगे कमर्शियल मैटर्स के लिए, आप ये वाला सेक्शन 35 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ये हम एक अलग से वीडियो में कर सकते हैं क्योंकि बहुत अलग चीज़ें हैं, बहुत लंबी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम एक अलग से मैटर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अमेंड हुई है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और डिटेल में हम समझेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं। जैसे सेक्शन 35A के अंदर हमने बात ऐड की, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बात ऐड की। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, फर्स्ट शेड्यूल ऑर्डर के बारे में बात करता है ना, जहां हमें ऑर्डर दे रखे हैं पूरे सीपीसी के, तो जैसे कौन से ऑर्डर में क्या चीजें ऐड कर दी वो बता रहा है कि हमने ऑर्डर 5 रूल 1 के अंदर ये बात ऐड कर दी, जैसे WS से रिलेटेड हमने डेज जो है वो 120 डेज कर दिए। ऑर्डर 6 के अंदर रूल 3 के अंदर 3A ऐड कर दिया, 15A ऐड कर दिया, ठीक है। ऑर्डर 7 के अंदर रूल 2 के बाद 2A ऐड कर दिया। 8 के अंदर रूल 1 के अंदर हमने अमेंडमेंट कर दी, रूल 3A ऐड कर दिया। इसी तरीके से रूल 5 के अंदर हमने अमेंडमेंट कर दी। ऑर्डर 9 के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमने ऑर्डर 9 जो है वो वाला ऑर्डर 9 नहीं चलेगा, ये ऑर्डर 9 चलेगा जो यहाँ पे हमें इसने बोला हुआ है। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होंगी। ये बात हो गई आपकी, ये पूरा ऑर्डर 9 आ गया जो इसके हिसाब से चलेगा। ऑर्डर 13A ऐड किया जिसके अंदर समरी जजमेंट की बात हुई। एक हमारा ऑर्डर 37 होता है जो समरी ट्रायल की बात करता है, ये समरी जजमेंट की बात कर रहा है कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कमर्शियल सूट के अंदर कि बस यहाँ पे अब इसने कहीं ना कहीं एडमिशन कर लिया या चीज़ें नहीं दे पाया अपनी, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आप समरी जजमेंट कर दो, खत्म कर दो इस बात को, उसको बिना सुने। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके हम जो फॉर्मेट्स लगते हैं, जिस तरीके जिस फॉर्मेट में एप्लीकेशन लगती है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसी ऑर्डर 15A हमने ऐड किया केस मैनेजमेंट हियरिंग का, जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो यहाँ पे हमने केस मैनेजमेंट हियरिंग की बात की, ठीक है। और ये हो गया 15A ऐड कर दिया।
ऑर्डर 20 के अंदर अमेंडमेंट किया। ऑर्डर 20 आप जानते हैं जजमेंट से जो रिलेटेड है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ की बात हुई। स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल मैटर्स में क्या होता है कि आप अपनी जो एप्लीकेशन होते हैं वो लगाते हैं, पिटीशन लगाते हैं, फिर एफिडेविट लगाते हैं और आप फाइल कर देते हैं। इसमें क्या है कि आपको वही अपनी पिटीशन लगानी है, एफिडेविट लगाना है, प्लस आपको स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ भी लगाना है। तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, जो एफिडेविट होता है वैसे ही आपका स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ भी बन रहा होता है। यहाँ पे इसने बोल दिया इसको ऐड करने के लिए, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ साथ में लगाना पड़ता है। तो ये हमारा इन डिटेल एक डिस्कशन हो गया रिलेटिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट एक्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के अंदर हमें क्या बोल रखा है, किस तरीके से अप्लाई होता है, कहाँ पे ये अप्लाई होता है, और किस तरीके से ये जो है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करता है केसेस का, जल्दी डिस्पोजल करता है केसेस का। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी कमर्शियल डिस्प्यूट एक्ट को समझना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।